इस बार का जो पेपर था ये सबको शॉक्ड किया है एकदम। क्यों हमारी मेरिट कट ऑफ जो है ना, ध्यान रखना, कट ऑफ जो है ना क्यों डाउन जाएगा, है ना, ये सब इसके कारण है। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आप 100% मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एक नई चीज़ और देखने को मिला इस बार के पेपर में। क्या देखने को मिला कि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस थे बेटा वो कम हो गए। अगर आप इस वाले सेक्शंस में 16-17 में से अगर आपने 7-8 क्वेश्चंस किए हैं ना, 7-8 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया है, वो भी 100% एक्यूरेसी के संग, तो आपने बहुत अच्छा किया है। फिर तो मतलब समझ में आ रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बढ़ रहा है ना, तो कट ऑफ क्या करेगा, डाउन करेगा, अप नहीं जाएगा। नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को क्षमा चाहता हूँ, कल हमने एक सेशन लेके आए थे जो लाइव सेशन थी हम सबकी क्विक रिएक्शन को लेकर। तो चूँकि 12:30 के आसपास हम लोग उसको लाइव लेके आए थे, बट उसमें क्या था ना कि कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए और पेपर जो था वो थोड़ा सा ब्लर टाइप में था। जिस बच्चे ने भेजा था तो थोड़ा पढ़ने में भी ऊपर नीचे हुआ, जिस कारण से ऑप्शंस जो लगे थे वो थोड़े ऊपर नीचे लग गए थे और थोड़ा क्वेश्चंस लाइक मैं बोला सही था बट ऑप्शंस थोड़े अलग टिक हो गए थे। तो मैंने बाद में देखा उस चीज़ को और बच्चों के कमेंट्स भी देखे, तो ये मेरे को लगा कि नहीं, एक काम करते हैं कि एक बेहतर और अच्छे से एक वीडियोस बना के जिसमें कम्प्लीटली हम आपको आ, उसके सही उत्तर और कुछ को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा पाए कि हाँ, सभी प्रश्नों के ये सही उत्तर होंगे, सही आंसर होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल वाली जो वीडियोस लाइव वाली थी उसको हमने रिमूव करा दिया है और एक नई वीडियोस के संग हम आपके संग जोड़ रहे हैं जिसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर विद एनालिसिस, आवश्यकता के अनुसार जिस पे एनालिसिस करना चाहिए उस पे एनालिसिस करते हुए पूरे कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चंस को। अच्छा, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा भी कर लेते हैं और पूरे पेपर की जो रूपरेखा थी उसको भी समझ लेते हैं कि सर जो पेपर था वो 2023 के बाद ये जो पेपर हुआ है इसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव है, इस चीज़ को देख सकते हैं और इसका प्रभाव कट ऑफ पे क्या पड़ेगा, किसका प्रभाव कैसा पड़ेगा उसको देखेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग आंसर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 2026 जो आप लोगों ने पेपर दिया है उस पेपर में क्या सिनेरियो रहा, कैसा नहीं रहा। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम सब देख लेते हैं। देखो, अगर हम सब बात करें पेपर की, तो पेपर में एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिला कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले पेपर जो था अब तक में 2000, अगर आप 23 की बात कर लो, है ना, 23 के पहले की अगर आप बात कर लो ना, तो उसमें आराम से फैक्चुअल डेटा था, मतलब फैक्ट पे आधारित था, बच्चे आराम से कर लिया करते थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ महत्वपूर्ण पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका हमें मैसेज वगैरह भी आया, कॉल भी आया, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। कुछ का कहना था कि सर पेपर बड़ा आसान था, है ना। कुछ का ये भी कहना था कि सर पेपर ना बहुत डिफिकल्ट था, यूपीएससी लेवल का पेपर बना था। और कुछ का ये कहना था कि नहीं सर ठीक था लेकिन फिर भी सर अच्छा नहीं हुआ, है ना। तो पहले चीज़, अगर कोई विद्यार्थी आपसे ये कह रहा है कि सर बहुत आसान पेपर था, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार है उस विद्यार्थी का। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का भी उन्होंने तैयारी किया हुआ है ना, अलग अलग राज्यों की तैयारी कर रहे हैं और अपने खुद के हरियाणा पे फोकस्ड हैं कि आ, हमें किसी तरह से इसको क्वालिफाई करना है। तो ये उनके अपने खुद के ना मेहनत हैं पिछले 4 साल के, 5 साल के। हो सकता है कि 1 साल तैयारी करके भी, 6 महीने तैयारी करके भी विद्यार्थी ये कह दे कि सर हमको बड़ा आसान लगा, है ना। तो ये उनकी खुद की एबिलिटी है ना, उनकी खुद की एबिलिटी है, तो उस पे प्रश्न हम भी नहीं उठा सकते, आप भी नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है सच में कि वो विद्यार्थी को ईज़ी लगा हो, क्योंकि उसकी मेहनत है, उसने पूरा कवर किया होगा बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ा होगा। तो ये उसके आधार पर उसने अपनी बातों को रखा है। तो वो जो विद्यार्थी होंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। वो मान के चलिए कि 100, 50, 150, 200
मतलब ऐसे ही विद्यार्थी आपको मिलेंगे, है ना। बहुत कम मात्रा में ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि सर बड़ा आसान था। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, जो एवरेज हमने देखा है पूरा, बच्चों से मेरी बात भी हुई है और एनालाइज करने पे ये हमें दिखा है कि मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं उनका ये कहना है कि सर पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल था। हमने बोला कि जो 2000 अगर आप 23 का पेपर देखिए तो 2023 के पेपर में आपको देखा था कि 23 तक के पेपर में अगर आप देखो उसके पहले के, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो थे वो फैक्ट पे थोड़े आधारित थे। लेकिन इस बार का जो पेपर था ये सबको शॉक्ड किया है एकदम, है ना। और बट ये अनुमान था कि बदलाव होगा, लेकिन इस तरह का अचानक से बदलाव होना ये न कहीं भविष्य में एक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। बट ये 100% भी नहीं है। अगर आप उठा के पेपर देखो यूपीएससी का 2023 में जो बदलाव हुआ था, तो ये लगा कि 2024 के पेपर में ना एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। 2024 में वापस से चीज़ों जो 23 में डिफ़िकल्टीज लेवल था, 2024 के पेपर में 25 के पेपर में थोड़ा मॉडरेट लेवल हो गया पेपर। तो आप इससे लेकर खुद को अपने आप को जज नहीं करेंगे कि सर इस बार के पेपर इतना लेवल का टफ आ गया है कि अगले साल तो हमें और लेवल पे मेहनत करना होगा। इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस अपनी एक तैयारी सही दिशा में करते रहिएगा कि हाँ सर हमारा डायरेक्शन सही है, हम मेहनत कर रहे हैं। और जो पहले एनालिसिस था ये अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले जो चीज़ें आया करते थे पेपर में फैक्ट बेस पे, अब ये परिवर्तन हो चुका है। तो ये आप मान के चलिए कि इस चीज़ को ये लेके चलेंगे, है ना। एक नई चीज़ जो देखने को मिली, जैसे आप फॉर एग्जांपल यूपीएससी का अगर आप देख लो, उसमें आपने देखा था वनली वाला, है ना, वनली ए करके या फिर वनली टू करके, इस तरह के ऑप्शंस। ये कहीं ना कहीं आपको मेरिट को कम करता हुआ दिखेगा, इसका प्रभाव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में भी अगर आप देखो तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ऑप्शन को सेट किया गया है ना। दूसरी जो तीसरी बातें महत्वपूर्ण है, क्यों हमारी मेरिट कट ऑफ जो है ना, ध्यान रखना कट ऑफ जो है ना क्यों डाउन जाएगा, है ना। ये सब इसके कारण है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि कितना कट ऑफ जा सकता है सर, क्यों कम जाएगा। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अगर आप देखो इस बार हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस आए थे, नियर अबाउट हमें लगता है 17 के आसपास आया था, या 16 या 17 क्वेश्चन था जो हमने देखा है। ये क्वेश्चन सच में अच्छे थे। इस क्वेश्चन की अगर आप मेरे से पूछोगे सर लेवल क्या है ना, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, है ना। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, इसमें ईजीएस्ट प्रश्न नहीं थे। हाँ, उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूर होगा जो बच्चा कई साल से तैयारी कर रहा है, पूरी चीज़ों को पढ़ा है, रिवीजन कर चुका है, उनके लिए आसान होगा। जो बच्चा लेकिन अभी स्टार्टिंग किया है 6 महीने से साल भर के लिए, उनके लिए बहुत टफ डिफिकल्ट होगा, है ना। तो अच्छे थे। अगर आप इस वाले सेक्शंस में 16-17 में से अगर आपने 7-8 क्वेश्चंस किए हैं ना, 7-8 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया है, वो भी 100% एक्यूरेसी के संग, तो आपने बहुत अच्छा किया है। फिर मेरी अब तक में लगभग, नहीं तो नहीं, मेरी बच्चों से जो बात हुई है 70-80 बच्चों का मैसेज मेरे पास आया है, मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना था कि सर आर्ट एंड कल्चर में मेरी 4-5 ही सही हुआ है ना। अभी तक हमें सिर्फ 2 बच्चे ऐसे मिले, 3 बच्चे जिन्होंने ये कहा था कि सर हमने 13 क्वेश्चन किया है जो कि सही है। लेकिन वो बच्चे पिछले कई साल से तैयारी कर रहे हैं और इवन यूपीएससी भी देते हैं, मेंस तक पहुंचे भी हुए, इंटरव्यू से वो बाहर रहे हैं। तो उस लेवल की तैयारी है तो उन्होंने कर लिया, है ना। हरियाणा का भी जीके कहीं ना कहीं पूछा गया था अच्छा खासा। एक नई चीज़ और देखने को मिला इस बार के पेपर में, क्या देखने को मिला कि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस थे बेटा वो कम हो गए। पहले क्या था, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस अच्छे हुआ करते थे। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को इन्होंने कम करके क्या बढ़ा दिया, नया जोड़ दिया इन्होंने, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसको इन्होंने ऐड कर दिया एक नया। और ये था पहले से अनुमान सबको था कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, बट इस बार इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हुए हैं, है ना। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से ये कहोगे कि सर जो पेपर था, प्रभाव तो देखो ये सभी पड़ेंगे। एक तो ऑप्शंस भी कट ऑफ को डाउन करने में, ऑप्शंस 110% पढ़ने वाला है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस अगर आप देखो तो 60% क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखे हैं, 70% स्टेटमेंट वनली 1, वनली 2 ऐसे करके, या फिर मैच द कॉलम करके 60% क्वेश्चन थे, 70%। तो ये ज़रूर से प्रभाव डालेगा, क्योंकि बच्चे जब उसको मतलब
पढ़ते हैं और फिर कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो आंसर की को फिल करने में गलतियां कर देते हैं, सही क्वेश्चन को भी बाय मिस्टेक्सली उनका कहीं किसी में हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप मेरे से क्वेश्चंस के बारे में बात करोगे ना, तो ओवरऑल जो मेरे को लगता है कि इस बार के पेपर में लगभग मान के चलिए कि मेरे को जो लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चंस जो थे ना, वो मेरे को लगा था कि इजी है ना, क्या था, इजी थे 10 से 15 क्वेश्चन, उससे ऊपर नहीं, है ना। और नियर अबाउट 10 से 15 क्वेश्चंस ही मेरे को ना 10 से 15 नहीं, हाँ 10 से 15 ही आप मानो, नहीं 15 से इसको 20 मान लो कि ये मेरे को ना थोड़े मॉडरेट लगे, है ना, मॉडरेट लगे। या तो थोड़ा कुछ विद्यार्थी जो बहुत वो होंगे उनके लिए अगर हम बढ़ा देते हैं तो 20 से 25 कर लो, जो हमें समझ में आया पूरा पेपर देखने के बाद। 20 से 25 प्रश्न जो थे वो अच्छे खासे मॉडरेट लेवल पे थे। उसके बाद के जो पेपर थे, हम उन विद्यार्थी की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी किया हुआ है अच्छे लेवल पे। उसके बाद के जो भी प्रश्न बचे, लगभग आप मान के चलो कि 60 क्वेश्चंस के आसपास अगर हम बोले तो ये थे। डिफिकल्टीज लेवल इसमें देखने को मिली है क्वेश्चंस में, है ना, देखने को मिला है इस बार। उसमें कई सारे फैक्टर हैं जो फैक्टर हमने आपको बताया है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मेरे को ये समझ में आता है कि मतलब 20 से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आप मान के चलो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे। उसके बाद के क्वेश्चंस में भी डिफिकल्टीज लेवल बढ़ता गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेपर था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ आगे बढ़ा है। इजी तो बहुत कम ही थे, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ आगे बढ़ा हुआ है। तो मतलब समझ में आ रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बढ़ रहा है ना, तो कट ऑफ क्या करेगा, डाउन करेगा, अप नहीं जाएगा। कट ऑफ डाउन ही करेगा, अप नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और पूरे 100 क्वेश्चंस में अगर आप देख लो, जो मेरे को समझ में आता है, जो मैंने कल चीज़ों को देखा है और ट्रेंड्स देखा पेपर का, और पूरा एनालाइज करने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, है ना, सब कुछ, तो संभवतः मेरे को जो लगता है इस बार 2026 का, इस पे हम अलग से भी चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन 2026 की जो कट ऑफ होगी ना बेटा, है ना, जो कट ऑफ होगी ना, मेरे हिसाब से संभवतः, जो मैंने एनालाइज किया है, चीज़ें हमें दिखी है, वो आप मान के चलो कि 45 टू 50 के बीच में रहेगा। मतलब 45 से 50 के बीच में ही रहने का अनुमान है। 50 के ऊपर बहुत कम चांस है कि 50 के ऊपर जाएगा, बहुत कम चांस है। 23 का भी उठा के आप कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 23 के कट ऑफ, 23 के पेपर, उसको देखने के बाद अगर कट ऑफ उतना रहा है, लगभग 43-45 के आसपास में, और वो उस टाइम का पेपर और इस टाइम के पेपर में बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है। उस टाइम का पेपर 23 वाला फिर भी 26 के पेपर से आसान था, लेकिन ये पेपर अच्छा खासा एक बदलाव देखने को मिला है, और भविष्य में भी बता रहा है कि अब ट्रेंड हम ऐसे ऐसे करके प्रश्न देंगे। तो उस हिसाब से 45 टू 50 के बीच में 5 नंबर ऊपर नीचे करके चलो, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे करके, तो 45 से हो सकता है 47 भी हो जाए, और 45 से हो सकता है कि 43 भी हो जाए, है ना, 43 भी हो सकता है, 42 43 भी हो सकता है क्वेश्चंस, और 45 से 47 के बीच में भी हो सकता है। तो पीछे आगे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हमने डाला हुआ है कि 45 से 50 मान के चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि 23 के बाद अभी पेपर दे रहे हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक अच्छे से तैयारी किए होंगे, बहुत सारे नए विद्यार्थी भी जुड़े होंगे, नंबर्स भी बढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, वैकेंसी भी, और कितने को बुलाएंगे, ये सब फैक्टर हैं इसके। तो आप मान के चलो इतना है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि 43 से लेकर 47 के मध्य में एग्जैक्ट बनने की संभावना होगी, लेकिन फिर भी हमने 45 टू 50 दिया है। अगर इतना क्वेश्चन किसी विद्यार्थी का सही है विथ एक्यूरेसी 100%, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आप 100% मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इतना है 45 टू 50 के बीच में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपकी जो एक्यूरेसी है ना, ये आपकी 100% होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये हो गया
कि 100 क्वेश्चन में से सर हमने 47 क्वेश्चन ही टच किया है, एक भी गलत नहीं किया है, क्योंकि कार्बन कॉपी तो आपको मिल गई होगी, आप उससे मिला लिए होगे, एक भी गलत नहीं किया है, 47 सही है, तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। लेकिन 47 क्वेश्चन किया है सर, उसमें से ना मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तब आप बॉर्डर पे हो, है ना, तब आप बॉर्डर पे हो, संभवतः ऊपर और नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बट हम इतना कहेंगे कि जिस भी बच्चे का अराउंड 50 के सही हैं तो मेंस की तैयारी में लग जाइए, हो जाएगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बाकी एक वीडियोस हम आपको बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे आपकी मेंस को लेकर कि किन विद्यार्थियों को मेंस के लिए तैयारी में और अच्छे से जुड़ जाना चाहिए, क्या परिवर्तन देखा गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ पे कैसे कैसे पूछा गया, एक कंप्लीट एनालिसिस। ये तो अभी हम आपको आंसर पूरा बता देंगे, क्या क्या आंसर है, क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, जो कल हमने बताया था, लेकिन एक कंप्लीट कि अब आपका दिशा किधर होना चाहिए, डायरेक्शंस किधर होना चाहिए, और मेंस के लिए आपको किधर फोकस करना चाहिए, किन बिंदुओं पे फोकस करना चाहिए, कैसे कवर करेंगे पूरे सिलेबस को, इन सब पे चर्चा करेंगे बहुत जल्दी, और 2027 वाले बच्चों के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम सब। और एक मेरा सिर्फ ये था कि हम आपको एक्सपेक्टेड बता पाएँ कि 45 to 50 के बीच में मेरिट रहने की संभावना है। बाकी फैक्टर बेटा बहुत सारे हैं, ये सब फैक्टर ऐसे हैं जो हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि ये सब फैक्टर हैं जो कि पेपर को थोड़ा उसकी डिफ़िकल्टीज़ लेवल को बढ़ा दिया है और साथ ही साथ मेरिट को कम करने का कार्य किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 1, अच्छा ये सभी जो है ना ध्यान रखिएगा, ये है आपका, ये है बेटा सेट डी, कौन सा है, सेट डी, है ना, जिसका भी सेट डी था, प्रश्न पत्र डी था, उसका सीक्वेंस में पूरा है, और जिसका अलग होगा तो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। सेट डी के हिसाब से है, ध्यान रखिएगा, है ना, सेट डी का ये पूरा पेपर है, आप सेट डी उठा के देखेंगे तो बिल्कुल पूरा एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। जो पहला प्रश्न था, वर्तमान प्रतिभूमि, ठीक है, वर्तमान प्रतिभूमि 2 या 2 से अधिक कृषि वर्षों के लिए खेती के बिना रह गई है। ये क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो प्रतिभूमि है वो 2 या 2 से अधिक लिखा है ना, वर्षों के लिए खेती के बिना रह गई है, 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए होगा, या फिर नहीं सर 1 वर्ष से कम होगा, तो स्टेटमेंट यहाँ पे तो गलत लिखा हुआ है, ये क्या होगा, लेस देन 1 ईयर हो जाएगा, है ना, लेस देन 1 ईयर हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है, पहली बात, ठीक। दूसरा क्या कहता है, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों से बिना खेती के रह गई हैं, ये स्टेटमेंट सही है हमारा। सकल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र के योग को सकल बोया गया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इट मींस कि ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो गया कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, 2 और 3 सही है। तो इसके अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर बेटा होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम सबके जो करेक्ट आंसर होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शंस बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 2 हमारे सही हैं, 1 हमारे क्या है, रॉन्ग है, ठीक। तो पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा और तीसरा सही हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, आप लोग देख सकते हो, है ना, तो इसमें टिक करना है तो कर लो आप, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, अनुसार हमारा ऑप्शंस बी क्या है यहाँ पे सही है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे चर्चा किया गया नेशनल वाटरवे के बारे में, जो राष्ट्रीय जलमार्ग होता है उसके बारे में। तो अब बोलता क्या है कि सही युग्म आपको बताना है कौन सा है। अब आप यहाँ पे देखो, NW नेशनल वाटर वे 1 कह रहा है कि कोट्टापुरम कोल्लम को कनेक्ट करता है, कोट्टापुरम को कोल्लम से कनेक्ट करता है। NW2 कहता है इलाहाबाद से हल्दिया को कनेक्ट करता है, और NW3 को कह रहा है सदिया से धुबरी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जो कि तीनों में मिस्टेक्स देखा गया है। पहली बात यह है कि NW1 नेशनल वाटर वे जो है ना वो कनेक्ट करता है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल से, मतलब बोले तो इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट करता है। वहीं NW2 की बातें अगर आप कर लो ना तो ये कनेक्ट करता है असम में, किसको, शदिया से धुबरी को, ठीक है। तीसरा है नेशनल वाटरवे 3, तो ये कोट्टापुरम को किससे करता है, कोल्लम से।
तो ये हो जाएगा। तो आपको तीनों दिख रहा है कि सर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शंस हो जाएगा इसमें से ऑप्शंस डी हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शंस हमारा क्या है, डी करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट आइएगा, सेम है तो इसमें भी आप ऑप्शंस लगा सकते हो कि सर ऑप्शन डी सही है हमारा। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि सभी गलत गलत मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 3 क्या कहता है, भारत के उत्तर पश्चिम भागों में लंबे रेशम वाली अमेरिकी कपास को नरमा कहा जाता है। मतलब भारत के उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, मतलब पंजाब वगैरह में, कि सर लंबे रेशम वाली जो कपास होती है, ठीक है, लंबे रेशम वाली कपास, अमेरिकी कपास को नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। तुअर एक महत्वपूर्ण दाल को पीले चना के रूप में भी जाना जाता है। पीले चना के रूप में क्या है, नहीं जाना जाता है, बेसिकली लाल मटर होता है ये, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये रेड हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे गलत है। तो कौन सा हमारा सही हुआ ऑप्शंस बताइए। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो ऑप्शंस नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कथन 1 सही है, कथन 2 क्या है, आपको दिख रहा है कि सर गलत है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, और सेकंड क्या है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही आपको कालानुक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर सबसे बाद में। अगर आप इस चीज पे चर्चा करो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए सूरजी अंजन गांव की संधि, तो ये संधि जो हुई थी ये कब हुई थी, ये जो संधि हुई थी ये संधि कब हुई थी। तो पहले अगर आप देखो तो हमें जो दिखाई दे रहा है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल की जो लड़ाई हुई थी वो आपकी हुई थी 1739 के आसपास में, है ना। तो अगर हम आपको बोले कि ये हमारा हो गया 1739 में, ठीक, 1739 में हुई थी। उसके बाद व्यापक के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा कैथल राज्य का विलय हुआ। अंग्रेजों द्वारा कैथल राज्य का क्या हुआ, विलय हुआ। नहीं, इसका ये नहीं है। हांसी में जॉर्ज थॉमस के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1798 में। कब हुई, 1798 में हुई। 1739 फिर 1798 में। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा 4 बनेगा, और फिर कौन बनेगा, आपके 2 बन गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 बन गया। फिर अगर आप बात करो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा का नियंत्रण हस्तांतरित किया 1803 में। ये कब था, 1803 में। तो इसका मतलब अपन को मिल गया 1, ठीक है। और फिर अपन को मिलेगा तीसरा क्या हमारा है, व्यापक के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा कैथल राज्य का जो विलय था वो कब किया गया था। तो ये हमें 1843 के आसपास की बात है ना। कब है, 1843। तो आपको दिख गया, तीसरा हो गया। तो सबसे पहले आएगा 4 के बाद सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। इसका मतलब ऑप्शंस नंबर हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, ए एग्जैक्टली क्या है बेटा, हमारा सही होगा। ऑप्शंस ए यहाँ पे अपन को सही दिखाई दे रहा है। ठीक, ऑप्शंस ए क्या है, सही है। तो 4 का ऑप्शंस ए बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ठीक, क्लियर है सबको कि हाँ सर क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा कि हाँ सर ये चीज हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी को डाउट लगेगा, क्योंकि कल की जल्दी में ना कई सारे क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए थे, और मैंने जब बाद में देखा तो मेरे को लगा अब वो होता भी है, कोई भी हो जाए, कोई भी आ जाए, है ना। पेपर आपके 12 बजे हुए हैं, 12:30 बजे हम लोगों ने लाइव किया, कोशिश किया कि 100% सही जाए। अब वो होता है कि कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं, बड़ा आसान होता है कि ये गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ऐसा है वैसा है, बट ठीक है, सबका अपना व्यक्तिगत विचार होता है, उसमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। बट ये है कि
इंस्टेंटली चीज़ों को करना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और गलतियां सबसे होती हैं, और गलतियों को मान लेना ही सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि चलो ठीक है। तो मैंने तो माना कि हाँ गलतियां हुई थी, और इसीलिए मैं फिर से ये वीडियोस भी बना रहा हूँ आपके लिए कि भाई यहाँ सब सही कर लीजिएगा, गलतियां ना हो। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कितने युग्म सही है मेल खाते हैं, मच्छर, अंडे, लार्वा, प्यूमा और वैक्स, ये बिल्कुल सही है। रेशम कीट है ना, अंडा, लार्वा, प्यूमा और वैक्स, ये भी सही है। तिलचटे, अंडा, निफ, प्यूमा नहीं होगा इसमें, है ना, प्यूमा नहीं होगा, ये तीन ही रहता है इसमें, अंडा है, निफ है और वैक्स होगा, तो इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल दो क्या है युग्म में हमारा इसमें सही है। तो ऑप्शंस नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, पांचवें का आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, मच्छर की अवस्थाएं हमारे को 4 दिख गया, रेशम की दिख गया, लेकिन जो तिलचटे होते हैं इसकी 3 अवस्थाएं हैं, अंडा है, निफ है और क्या है, वयस्क है। प्यूपा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, प्यूपा नहीं होगा। हाँ जी, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ इसका जो ऑप्शन है हमने बता दिया ओनली 2। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, रवि फसलों में, हाँ कल ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था इसी क्वेश्चंस में, इसको सही कर लेते हैं। रवि फसलों में धान, ठीक है, रवि फसलों में कह रहा है, ध्यान रखिएगा, रवि फसलों में धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का और कपास शामिल है, जबकि गेहूं, चना, मटर जैसी फसलें खरीफ में है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो खरीफ फसल, और अगर हम बात करें रवि फसल के बारे में, है ना, खरीफ और रवि, तो जो खरीफ है ये अपन को पता है कि सर ये मानसून के वक्त में देखने को मिलता है, तो मानसून बोले तो इसका जो मंथ होगा वो आपका होगा जून जुलाई के आसपास का, जून और जुलाई के आसपास का है ना, मतलब ये गर्मी का है। और रवि फसल की बातें कर ले तो हम शीतकाल की बात कर लेंगे, ठंडी का, है ना, शीतकाल का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके जो मंथ होंगे ये क्या हो जाएंगे, अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला मंथ हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर की बात हो जाएगी। तो रवि फसल में क्या क्या आपको देखने, खरीफ रवि फसल में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो रवि में आपको गेहूं देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, रवि में आपको क्या देखने को मिलेगा, गेहूं देखने को मिलेगा, चना आपको देखने को मिलेगा और मटर आपको देखने को मिलेगा। खरीफ में अगर आप बात करोगे तो खरीफ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो धान हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, मक्का हो गया और कपास हो गया। ये आ जाएगा, सभी किस में आ जाएंगे, खरीफ में आ जाएंगे, और ये किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो सेम इसी का थोड़ा उल्टा लिख दिया है। तो ये जो गेहूं, चना, मटर जैसे फसल को जो लिखा हुआ है, इसको आप क्या बोल दोगे कि सर ये क्या होंगे, रवि हो जाएंगे, और ये जो रवि लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा, है ना, इसमें आ जाएगा पूरा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो कल मिस्टेक हल्का सा हुआ था, जल्दबाजी में हो गया था, बट अभी सही कर लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सब्जियां और फल हमें विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं, और साथ ही अल्प मात्रा में प्रोटीन और वसा भी देते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे क्या है, गलत है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 क्या है, सही है। तो कथन 1 क्या कह रहा है, गलत है, और कथन 2 क्या है, सही है, इसलिए हमारा ऑप्शंस भी क्या होगा, डी यहां पे बिल्कुल सही होगा। ऑप्शंस डी क्या है, एग्जैक्टली सही होगा। ठीक है। रवि फसल में गेहूं, चना और क्या आता है, मटर आता है, वही हमने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, रवि फसल नीचे हो जाएगा और वो ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ऑप्शंस यहाँ पे हमने इंग्लिश वाले में भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शंस डी एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे उर्वरक को लेके बोला जा रहा है कि उर्वरक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं हैं जो फसलों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। कौन, उर्वरक, व्यावसायिक कॉमर्शियल रूप से बोल रहा है कि ये क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 अकार्बनिक, अच्छा ये कॉफी क्या कार्बनिक नहीं होगा, अकार्बनिक होगा, तो ये तो ऐसे ही काट दीजिएगा, इसका मतलब ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 तो केवल 1 यहाँ पे क्या है, सही है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक हमारा सही है, बाकी दूसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइएगा, तो ओनली 1 हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक के बारे में कह रहा है, बाधा विधि है, हार्मोन्स स्त्रावित करने वाले आयु, अच्छा ये अच्छा ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, प्रोजेस्टेरोन और सहेली। बताइए इसमें क्या कहता है कि युग्म कौन से सही ढंग से मेल खाते हैं, ये आपको बताना है, सही ढंग से कौन से मेल खाते हैं। तो पहला वाला जो प्राकृतिक नेचुरल ये पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाधा विधि अगर आप बोलो तो बाधा विधि गलत है, ये ऐसा नहीं, ये गलत है, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा भी क्या है, यहाँ पे ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक युग्म क्या है, सही है, इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शंस ए बिल्कुल बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शंस ए क्या है यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पे ऑप्शंस ए भी हमने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा, अकबर एवं उसके अभिजात वर्ग 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा था, पहली बार तंबाकू देखा था। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1604 में देखा था। अबुल फजल ने अपने पुस्तक, उनकी जो पुस्तक है आइन अकबरी में उत्तर भारत में तंबाकू की खेती एवं उपयोग का बखूबी वर्णन किया था। बट इनकी तो देहांत हो गई थी ना, 1604 में इन्होंने क्या, अभिजात पहली बार तंबाकू देखा था, और 1602 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। फजल की 1602 में क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। तो इसका मतलब तो ये तो बाद में हुआ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही है और 2 गलत है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान संथालों को राजमहल की तलहटी में बसाकर इस बड़े इलाके को उनकी भूमि दामीन एक कोह मानकर खेती करवाई जाती थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि जमींदार, है ना, जमींदार, साहूकार, औपनिवेशक, जमींदार, साहूकार और औपनिवेशक राज्य के द्वारा संथालों की स्वच्छ की हुई भूमि पर पुनः भारी कर एवं ऊंची ब्याज दर लगाकर हड़प जो चीजों को ले लेना, हड़प ली जाती थी। इस कारण बाद में संथाल विद्रोह हुआ। अब दोनों स्टेटमेंट में आपको कौन सा सही लग रहा है ये बताना है। हमें तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है ना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन और 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी आप देखो कथन 1 और 2 दोनों क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आइएगा, रेल युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर शहर दक्कन से आने वाली कपास के लिए एक संग्रह, कलेक्शन का क्या था, केंद्र था, बिल्कुल सही है, केंद्र था। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण बंबई में कपास का उत्पादन लगभग समाप्त नहीं हुआ था, वृद्धि हो गई थी। ठीक है, क्या हुआ था, लगभग उत्पादन समाप्त नहीं हुआ था, वृद्धि हुई थी। तो इसलिए ये वाला गलत है। तो ऑप्शंस कौन सा क्या हो जाएगा, ए सही है, कथन 1 क्या है, गलत है, कथन 1 सही है, ऑप्शंस नंबर सी हमारा इसमें सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और ये गलत। नेक्स्ट आइएगा, 1856 में अवध में एक मुक्त बंदोबस्त नामक ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था क्या है, लागू की गई थी। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ध्यान रखिएगा, लागू की गई थी, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट लागू की गई थी भाई, है ना। भू राजस्व व्यवस्था क्या की गई थी, लागू की गई थी। एक मुश्त बंदोबस्त में बिचौलिए ताल्लुकदारों को नई जमीन देकर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की गई थी, नहीं, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा भाई। तो स्टेटमेंट 1 सही है, तो ऑप्शंस नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। ऑप्शंस क्या है, सी एग्जैक्टली हमारा सही है। नेक्स्ट आइएगा, क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय विकास को मापने के लिए पर्याप्त नहीं है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है,
कि प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय विकास को मापने के लिए पर्याप्त नहीं है, सही है। प्रति व्यक्ति आपको आय को कुल जनसंख्या कुल आय से भाग देने के रूप में परिभाषित करता है, नहीं, गलत है। तो ऑप्शंस क्या बन जाएगा इसका? सी। ऑप्शंस क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट आइएगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। प्रश्नन बेरोजगारी भारतीय कृषि में एक संरचनात्मक घटना है, ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्नन बेरोजगारी के कारण भारतीय कृषि में अतिरिक्त श्रम इकाइयों की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य होने की बात कहा जा रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मतलब क्या है? दोनों कथन यहाँ पे क्या है? सही है। तो इट मींस ऑप्शंस ए बेटा यहाँ पे भी सही होगा। नेक्स्ट आइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है सही है? पहला कह रहा है कि संपार्श्विक आवश्यकताएं भूमिहीन मजदूरों के लिए ऋण पहुंच का विस्तार करती है। अच्छा जी। बहुराष्ट्रीय निगम घरेलू उत्पादन पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ना, वो गलत कह रहा है, और प्रभावित कर सकते हैं स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। तो केवल क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस आपके बी क्या होगा? केवल 2 वाला जो है ना वो सही है, इसलिए ऑप्शंस हमारा क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है सही है? आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जीडीपी की गणना किसी दिए गए वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए मूल्य को जोड़कर की जाती है। किस पे बोल रहा है? ये बेसिकली जीडीपी के बारे में कह रहा है। अच्छा जी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती खपत निश्चित परिसंपत्तियों को छोड़कर, है ना, ध्यान रखिएगा, छोड़कर उत्पादन प्रक्रिया में निवेश के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट मींस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। औपचारिक ऋण स्रोत सरकारी स्रोतों द्वारा विनियमित होते हैं। कौन से पूछ रहा है? औपचारिक स्रोत सरकारी स्रोतों द्वारा विनियमित क्या कह रहा है? होता है। ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल सही है ये। संस्थागत ऋण का विस्तार साहूकारों पर निर्भरता को कम करता है। ऑल्सो करेक्ट। अनौपचारिक ऋणदाता आमतौर पर आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण कम ब्याज दर लेते हैं। ऐसा है क्या कि कम ब्याज दर लेते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? 2 सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 क्या है यहाँ पे सही है। तो ऑप्शंस बी यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? ओनली 2। क्लियर? सबको क्लियर है एकदम? यहां तक कल वाले से मिला लीजिएगा। वैसे कल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जितना हम आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी इसको बहुत बढ़िया से एनालाइज किया है एक एक चीजों को। और अब आपको एक भी मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं देखने वाला। कल वो भी एक मिस्टेक्स था, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 में, बाकी कहीं नहीं था, सब सही था। वो थोड़ा सा हो जाता है यार जल्दबाजी में, करते 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 हो जाता है, बट अब आपको एग्जैक्टली सब सही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि वाणिज्य बैंक के बारे में कह रहा है। कॉमर्शियल बैंक विनियमित ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। स्वयं सहायता ग्रुप, जिसे हम स्वयं हेल्प कहते हैं, एसएचजी है ना, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, समूह को ऋण प्रदान करता है। अब जैसे महिलाओं का समूह है, अब उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है? इन लोग को ऋण देता है। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अनौपचारिक ऋण, अनऑफिशियली, भारतीय रिजर्व बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो लैंड जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, ये लोग होते हैं, वही लोग देते हैं। तो ये वाला क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? 2 सही है, 1 गलत है। तो केवल 2 युग्म यहाँ पे क्या है? सही है। तो ऑप्शंस यहाँ पे क्या होगा? ओनली 2 पेयर्स। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट। ठीक, क्वेश्चंस नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चंस नंबर 19 में क्या कहता है कि हरियाणा में राज्य सरकार ब्याज अनुदान प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। हरियाणा में सभी प्रकार के बिलों के लिए ई बिलिंग 2018 में नहीं आया था, 2013 में आई थी।
शुरू की गई थी। नहीं भाई 18 नहीं है, ये 13 है, 2013 है। हरियाणा के लिए फसल ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर क्या है? 0% है, ये भी सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहां पे क्या है बेटा हमारा करेक्ट होगा। कितने? 2 स्टेटमेंट क्या है सही है। हाँ 1 अप्रैल, हाँ 2013 का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2013 लिख लीजिएगा, 18 नहीं है इसलिए वो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या इसमें बन जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइएगा। हरियाणा ने 2008-2009 वित्तीय वर्ष में लैंगिंग बजट की शुरुआत की थी। क्या 2008 और 9 में ही लैंगिंग बजट की शुरुआत हुई थी? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना केंद्र सरकार की 100%, नहीं भाई राज्य सरकार की है, ये केंद्र नहीं होगा, ये स्टेट हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के लिए राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये हमने आपको बजट्स में भी कराया था, इकोनॉमी सर्वे में, तो ये सही है। तो ऑप्शंस क्या है? केवल 2 ऑप्शंस, नंबर क्या है? बी एग्जैक्टली क्या है सही होगा। ठीक। उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग हरियाणा 4 गैर जीएसटी वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की बिक्री पर वैट क्या है कह रहा है कि लगाता है ना। वैट क्या करता है? कह रहा है कि लगाता है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। शराब पर उत्पाद शुल्क संग्रह हरियाणा में राज्य सरकार के लिए राजस्व के मुख्य स्रोत में से एक है, सही बात है, बिल्कुल है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा? गलत है। और स्टेटमेंट हमारा जो 2 है बेटा वो बिल्कुल सही है। तो बोले तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे सही है। डी क्या है? एग्जैक्टली हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नंबर डी आपका एग्जैक्टली सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे जल डमरू को लेके बोल रहा है, अब बहुत ज्यादा चर्चा में था। अब मैंने कहा भी था पेपर में, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैराथन ले रहा था, तो मैंने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इतना चर्चा में था पिछले जनवरी से लेके अब तक में 3 महीने में जो अनिश्चितता देखी गई थी मिडिल ईस्ट के अंदर, मध्य पूर्व के देशों में, और अमेरिका के से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उधर इसराइल से चल रहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देना ईरान के द्वारा, तो बहुत चर्चा में था। तो अगर आप देखो हॉर्मूज जलडमरू के बारे में कह रहा है, और कह रहा है कि ये रेड सी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, नहीं गलत है ये। अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से ना, ये इस तरह से, तो ऊपर में ईरान है, तो इधर क्या है? तो आप बोलोगे सर ये गल्फ, पर्शियन गल्फ है, क्या है? पर्शियन गल्फ है। और यहां से ऐसे करके जब इधर आओगे ना तो ये क्या है? गल्फ ऑफ ओमान है ना। तो किसको जोड़ रहा है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ रहा है, तभी तो आप अरेबियन सी में आते हो, अरेबियन सी में आते हो, और फिर गल्फ ऑफ एडन से होते हुए बाब अल मंदेब होते हुए फिर रेड सी जाते हो, और रेड सी से स्वेज नहर होते हुए मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप पहुंच जाते हो, और फिर अगर अमेरिका जाना है तो मेडिटेरियन सी होते हुए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर होते हुए नॉर्थ अटलांटिक होते हुए अमेरिका पहुंच गए, नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए, है ना। और इजराइल जाना है तो रेड सी से जब जाओगे तो रेड सी से 2 कैनाल बढ़ जाता है, एक तो स्वेज नहर चला जाएगा, एक अकाबा स्वेज चला जाएगा कैनाल। तो अकाबा वाला अगर आप पकड़ोगे तो कहां? इजराइल चले जाओगे, है ना, बटा हुआ है ना ऐसे। ये आप आए रेड सी से तो एक इधर चला गया और एक ऐसे ऊपर चला गया, तो ये तो गया स्वेज नहर, और यहाँ पे गया मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से इधर आ गए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन पहुंचोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, और इसको क्रॉस किए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्रॉस करके कहां पहुंच गए? कनाडा, मतलब लाइक लेब्राडोर वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलेगा, उधर पहुंच गए। और ये गए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इजराइल देश मिल जाएगा, तो ये आप इधर चले गए अकाबा कैनाल से होते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला क्या है? गलत है। डेविस जल डमरू के बारे में कह रहा है, तो बफिन खाड़ी और लेब्राडोर बिल्कुल करेक्ट होगा ये, ठीक है। और बॉस्फोरस जल डमरू, काला सागर, ब्लैक सी और मरमरा सागर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इट मींस कि ऑप्शंस जो हमारे सही हैं वो 2 सही हैं, तो ऑप्शंस बी एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे क्या है? सही है। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कह रहा है कि कुरोशियो प्रशांत महासागर में एक ठंडी, नहीं ठंडी नहीं है, ये वार्म है ना, वार्म का मतलब गर्म है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। कुरोशियो महासागर धारा उष्णकटिबंधी से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है, उष्णकटिबंधी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ कह रहा है कि कुरोशियो जो वो है महासागर धारा, ये क्या कहती है? बहती है, बहती, ऐसा है। वेरी गुड।
नहीं सर, गलत है। कुरुशियो उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में एक महासागरी धारा है या महासागर की धारा है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कितने सही है? केवल एक क्या है यहाँ पे सही है, इसलिए हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली वन हमारा क्या है, एग्जैक्टली सही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी कर्नाटका, क्वेश्चंस नंबर 24। तो एग्जैक्टली सही है ये, है ना, राज्य भी सही है। वेरीनाग में एक झरना, चिनाब, चिनाब नहीं होगा ये, चिनाब अगर पहुंच जाओगे तो फिर हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, तो बोले तो झेलम नदी, क्या हो जाएगा? ये झेलम हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश में, लेकिन गोदावरी नदी नहीं होगा यहाँ पे, नर्मदा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट कितने हैं? एक, ओनली वन, ओनली वन। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। यह हरियाणा में रहने वाले, क्या क्या बोल रहा है? परिवार पहचान पत्र, पीपीपी के बारे में कह रहा है। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली बिल्कुल सही है ना। ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है कि बिल्कुल सही है ना, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे कह रहा है बेटा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि कौन सा सही होगा, आपको बताना है। यह हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 8 अंकों की विशिष्ट, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, केवल न्यूमेरिक है। ध्यान रखिएगा, अल्फा नहीं होगा इसमें, केवल न्यूमेरिक होगा, आईडी है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। पीपीपी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्राप्त डेटा हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम 2021 के तहत कानूनी रूप से संरक्षित है, जो हरियाणा ट्रस्ट आधारित पठन प्राधिकरण को डेटा संरक्षण के रूप में क्या करता है, नामित करता है ना। तो इसमें पूछा है क्या नामित करता है, कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 यहां पे बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहां पे क्या है, एग्जैक्टली सही होगा, है ना। तो ओनली क्या है, बी यहां पे सही होगा। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से जीआई टैग के बारे में कह रहा है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होता है आधिकारिक रूप से, विशेष रूप या संयुक्त रूप से हरियाणा राज्य के साथ जुड़े हैं, मतलब या किसी को पर्टिकुलर या फिर संयुक्त हरियाणा के संग, जैसे हमने कह लिया पंजाब के संग भी है और बाकी राज्यों के 2-3 राज्य के संग भी है, तो उसको जीआई टैग दिया गया संयुक्त रूप से। तो कौन से हैं? जैसे फुलकारी है, बासमती चावल है, सिरसा है, किन्नो है ना। देखो अब इसमें से ना 2 तो कंफर्म है कि जीआई टैग है, जैसे फुलकारी को आप मान के चलो कि 110% है इसमें, है ना, जीआई टैग मिला है इसको। बासमती चावल पता ही है आपको है 100%, और इसके लोग हमने करंट अफेयर में पढ़ाया हरियाणा को। सिरसा किन्नो ऐसा कोई जीआई टैग नहीं है। रोहतक रेवड़ी एक तो स्वीट है, मीठा है, तो ये भी नहीं है। तो केवल 2 हैं, तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शंस बी पे चले जाएंगे और सही है, तो ऑप्शंस बी यहाँ पे बेटा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा, अब प्रमुख बिजली औद्योगिक परियोजना है, सूची आपके 1 और सूची 2 में कह रहा है स्थान और जिला है, आपको इसमें मैच कराना है। ये सब ये तो अब देखो चलो पुरानी ट्रेंड से ये क्वेश्चंस है, लेकिन ओनली वन, केवल 2 युग्म सही है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया है बच्चों को बड़ा। बच्चे ने मेरे से बोला है, फीडबैक में मेरी बात हुई थी बच्चों से, कॉल भी कुछ बच्चों का है कि सर हमने बहुत अच्छा किया है, बट जब आके हमने जब पेपर को देखा है और कार्बन कॉपी से मिलाया है, तो आते हुए क्वेश्चंस को गलत करके चले आए हैं। कई सारे बच्चों का भी कहना है, तो कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चंस उसमें भी उनका खराब हुआ है। ठीक है, चलिए क्या कहता है यहाँ पे कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कह रहा है झज्जर में है। राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना कह रहा है हिसार में है। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कह रहा है फतेहाबाद में है। तो कौन सा इसमें सही है, इसमें पूछा है। और लास्ट भी है, दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत संयंत्र कह रहा है यमुनानगर में है। पूछता है कौन सा सही चयन है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा सही चयन है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो अगर आप देखो गोरखपुर को अगर आप देखो तो ये कहां पे है, तो फतेहपुर में, गोरखपुर
राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना, ये तो बिल्कुल सही है, हिसार में है, तो बिल्कुल सही है, हिसार में है। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये है झज्जर, ठीक है। और दीनबंधु, ये तो बिल्कुल सीधा एक ही बचा। तो इसका मतलब ए का क्या है, सी है, और बी का बी है। तो ए का सी है, बी का बी है, थर्ड का ए है, मतलब ऑप्शंस नंबर ए एकदम साफ, एकदम पहला ही आपका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है बेटा, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित पारंपरिक लोक मेलों को हिंदू पंचांग के महीनों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करे जो आमतौर पर चैत्र से मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, वो फागुन का मेला, अगर आप देखो गंगा नौमी मेला, ये हमने लास्ट मैराथन में कराया था ये सब। कपाल मोचन मेला यमुनानगर है, और मसानी मेला गुरुग्राम में है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर, कलानुक्रम के अनुसार क्या करना है, मैच कराना है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप कह सकते हो 1, सेकंड पे ये आ जाएगा आपका, थर्ड पे ये आ जाएगा, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, और थर्ड, ठीक है, और फिर थर्ड नंबर ये आ जाएगा आपका थर्ड पे। इसका मतलब आपका आ गया 4, और ये जो होगा ये आ जाएगा 4 पे, इसका मतलब ये आ जाएगा 2। ये सीरीज बनेगा हमारा, है क्या, 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए एग्जैक्टली सही है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, सही है, ठीक। नेक्स्ट आइएगा, चलो इसमें भी मैच द कॉलम वाला है। स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा के, और दूसरा बोला है संबंध पत्रिका या योगदान के बारे में पूछा है, किससे जुड़े ये व्यक्ति हैं, और इनका योगदान या पत्रिका के बारे में बोला है, कौन किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें सर छोटू राम, तो जाट गजर उर्द साहित्य से जुड़े हुए हैं, साप्ताहिक, ठीक है। तो 1 का बी, अब 1 का बी हो गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। 1 का अगर बी हो गया तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। दूसरा है पंडित नेकी राम शर्मा, बोले तो संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र, तो सेकंड का ए हो गया, तो मतलब सेकंड का यहाँ पे सी है, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, हमारा करेक्ट ऑप्शंस मिल गया, है ना। क्यों टाइम किल करना, अपन को मिल गया, है ना, ऑप्शन ए, बाकी आप मिला लेंगे, क्योंकि ए बी और ए का कॉम्बिनेशन मिल गया, खत्म कहानी, टाइम ऐसे ही बचाइएगा। देखिए यहाँ पे भी वही है ना, ए। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे आपके स्टेटमेंट है, असेसमेंट है, और उसके रीजन दिए गए हैं, असर्टेन और रीजन, अभिकथन और कारण। कहता है कि हरियाणा क्षेत्र 1857, सोचो हिस्ट्री का आ गया, हरियाणा हिस्ट्री, है ना। क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, रियली में ये चीज देखने को मिला है, ये क्वेश्चंस अच्छे आए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कथन, हरियाणा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में एक केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव था, जिससे एक एकीकृत सैन्य अभियान के बजाय खंडित आदिवासी और स्थानीय किसान विद्रोह हुआ। सही है बिल्कुल। विद्रोह शुरू होने से पहले झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान की रणनीतिक हत्या ने हरियाणा, सिर कलम कर दिया, नहीं ये गलत है ऑप्शंस, है ना। तो ए करेक्ट है, ए सही है, आर गलत है, बोले तो ऑप्शंस ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी क्या, ए ट्रू बट आर फॉल्स, ठीक। चलिए देखिए, इस तरह के प्रश्न अच्छे हैं, इस तरह के प्रश्न ही क्या किए हैं, कंफ्यूज किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफी बच्चे इसमें गलती किए हैं। अब इस तरह के जो प्रश्न आए हैं 4-4 स्टेटमेंट के, अब ये वही बच्चा कर पाएगा जिनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, जिन्होंने अच्छे से डेप्थ में पढ़ा हुआ है। तो ये एक कहीं ना कहीं मैसेज है आयोग के द्वारा कि भाई अब जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अब उसको जाके डीप में पढ़ो, कॉन्सेप्ट के संग आप पढ़ो, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं मैसेज है आयोग का, उस पर फोकस करना चाहिए। बाय द वे टॉपिक पे आते हैं। मारकंडा नदी एक अल्पकालिक धारा राज्य में प्रवेश करने के बाद अपना नाम बदलकर अरुणा नदी कर लेती है।
है ना, ये सही नहीं है, ये क्या है, सही नहीं है, मेरे को जहां तक लग रहा है ये गलत है स्टेटमेंट, है ना। अरुणा नदी नहीं करती, तो ये ऑप्शंस गलत है। साहिबी नदी मेवात पहाड़ियों से निकलती है और यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी, जो नहीं, गलत है। तांगरी नदी मार्कंडा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मोरनी पहाड़ियों से निकलती है, एग्जैक्टली, ये यहां पे सही है, ये गलत है। दृश्यदत्ती नदी को आमतौर पर आधुनिक चौटांग नदी प्रणाली के रूप में पहचाना जाता है, ये भी सही है। मतलब बोले तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कहिए तो केवल दो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं, बाकी दो क्या हैं, गलत हैं। तो ओनली 2 क्या है यहाँ पे, सही है। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के बांगर क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सोचो, पहले ऐसे क्वेश्चन आता था और लास्ट में ई था, ऐसे ही था पहले 2023 के पेपर में देखोगे ना, तो इस तरह के प्रश्न थे। लेकिन आप 26 के पेपर में देखो, स्टेटमेंट 23, जैसे लगता है कि यूपीएससी को ना फॉलो कर रहा है आयोग, या जो भी आयोग में बैठ के पेपर बनाया होगा वो कहीं ना कहीं चीज़ को देख रहा होगा कि नहीं भैया, अब हमें चाहिए यूपीएससी लेवल के बच्चे, है ना। तो परिवर्तन अच्छा खासा है, ठीक है। बांगर क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पूर्वी जिला में यमुना नदी से बने बाढ़ के मैदान, भारी क्षरण वाली अम्लिका वाली भूमि, विशेष रूप से शिवालिकों की तलहटी में पाई जाती हैं। राजस्थान सीमा के साथ शुष्क रेतीली उच्च भूमि के क्षेत्र जहां रेत के टीले स्थानांतरित होते हैं। रोहतक और सोनीपत जैसे मध्य जिलों में अत्यधिक उपजाऊ नहीं, नहीं, नहीं। तो करेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सीमा के साथ सूक्ष्म रेतीली और उच्च भूमि क्षेत्र जहां रेत के टीले स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बेटा क्या है, सी एग्जैक्टली यहां पे सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, देखिए यहां पे भी हमने कर रखा है, ऑप्शन सी क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहां पे आप लगा के आओगे कि हाँ सर सही था। ठीक, नेक्स्ट आइएगा। यहां पे कहता है दो स्टेटमेंट दिया गया है, कथन 1 और कथन 2 के बारे में बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि विकृत अल्कोहल में थोड़ी मात्रा में मिथेनॉल होता है जो एक विषैले पदार्थ है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेथेनॉल विषैला होता है क्योंकि यह यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनोइक अम्ल बनाता है, एसिड बनाता है, जो प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट मींस ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट आइएगा। अब यहां पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कॉलम दिया हुआ है, पूछा है कि दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है कि नहीं खाती है। तो करेक्ट कौन कौन से यहां पे मेल खाते हैं बताइए? धुआं है, दूध है, छावा पत्थर है। हाँ, करेक्ट दिख गया, बताइए कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे। बहुत इजी प्रश्न है ना, बताइएगा करेक्ट कौन सा होगा। धुआं कोलाइड, ठोस रूप में गैस, गलत है ये। दूध इमल्सन समांगी, ये भी गलत है। छावा पत्थर फोम विषमांगी, ये सही है। तो केवल एक क्या है यहाँ पे आपका सही होगा। ये सभी लोग डी देखिएगा, है ना, जिसका डी है सीरीज डी प्रश्न पत्र डी अगर है वो बिल्कुल सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिसका अनदर होगा वो मिला लेगा क्वेश्चंस को, ठीक। तो ओनली 1 क्या है यहाँ पे आपका सही होएगा। नेक्स्ट आइएगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि सभी धातुएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, सभी नहीं करती हैं। सोडियम को छोड़कर सभी धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके अनुकूल लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं, नहीं, गलत है। तो स्टेटमेंट दोनों क्या है यहां पे गलत है, तो क्या हो जाएगा, एक और सही, दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। कथन 1 और दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, कथन 1 और कथन 2, मतलब बोले तो ऑप्शंस बी सही होगा, है ना। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आइएगा।
दांतों की सड़न या दंत क्षय तब शुरू होता है जब शक्कर, चीनी है ना, शक्कर पर क्रिया करने वाले जीवाणु अल्कोहल उत्पन्न करते हैं जो एनिमल को नरम या विखनिजित कर देते हैं, है ना, तो विखनिजित कर देते हैं। नहीं, गलत है ये। दांतों की सड़न या दंत क्षय तब शुरू होता है जब शक्कर पर क्रिया करने वाले, है ना, क्रिया करने वाले जीवाणु एसीटोन उत्पन्न करते हैं जो एनिमल को नरम या, नहीं, गलत है ये। दांतों की सड़न या दंत क्षय तब शुरू होता है जब शक्कर पर क्रिया करने वाले जीवाणु अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये सही है। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ए यहां पे आपका एग्जैक्टली सही है ना। तो ओनली वन। नेक्स्ट आइएगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। अंतरराज्य परिषद राज्यों के विवाद, ठीक है, विवादों की जांच कर सकता है। क्वेश्चंस नंबर क्या है आपके 37 को लेके कह रहे हैं, ठीक है, हाँ कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। यह उन विषयों पर चर्चा कर सकता है जिनमें राज्यों एवं संघ एक अधिक राज्य का, हाँ ठीक है, ये भी सही है। अंतर राज्य परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, है ना। तो ऑप्शंस केवल 2 हो जाएगा इसका, है ना, ऑप्शंस ओनली 2 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, स्थिर वेग गतिमान वस्तु पर लगाने वाला कुल बल 0 होता है, सही है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, नहीं, गलत है ये। अल्पकाल के लिए लगने वाला एक बड़ा बल संवेग में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहां पे सही है। ऑप्शंस नंबर बी यहां पे क्या होगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 2। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चंस नंबर आपका है 39। क्वेश्चंस नंबर 39 में क्या कहता है, यदि सिलरी नेत्र लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है अगर मांसपेशियां शिथिल हो, तो बिल्कुल सही है। यदि नेत्र जो लेंस है वो मोटा हो जाए तो निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाना संभव नहीं है मोटा होने पे, बिल्कुल सही है। ठीक है, सामान्य दृष्टि वालों के लिए निकट बिंदु लगभग 25 एक युवा व्यक्ति सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट यहां पे हमारे सही हैं, तो सभी 3 युग में क्या है, बिल्कुल सही है, ऑल 3 पेयर्स। ठीक, नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 40 पे। ध्वनि की तीव्रता मूलतः उसकी आवृत्ति निर्धारित करती है, नहीं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती, सही है। औसत मनुष्य के कान के श्रव्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, यह भी सही है। तो 40 का क्या दिखाई दे रहा है, 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, है ना, ओनली 2। नेक्स्ट आइएगा, पथमार अश्व डाक व्यवस्था, नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है, पहला ध्यान रखिएगा, ठीक है। पथमार को कह रहा है तो हमें तो गलत लग रहा है ये, है ना, ध्यान रखिएगा। उलुक पैदल डाक, नहीं, ये भी गलत है। दावा संदेशवादक नहीं होगा, दावा तो पैदल डाक हो जाएगा, ये गलत है। पथमार आपका पैदल डाक और आपके संदेशवाहक हो जाएंगे, और उलुक अगर बोलो तो अश्व डाक में चला जाएगा। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कोई भी युग में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द पेयर्स। नेक्स्ट आइएगा, बर्नियर्स, इब्न बतूता, अब्दुल फजल, 3 लोग को बोला है और पूछा है कि कौन सा यहाँ पे क्या है सही है, ये बताना है स्टेटमेंट। अगर आप देखो तो कहता है कि बर्नियर डाक प्रणाली की कुशलता का वर्णन करता है, नहीं। इब्न बतूता भारत की हमेशा यूरोप की श्रेष्ठता से तुलना करता है, नहीं। अब्दुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक अर्थात प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग बताता है, न कि लगान, है ना, इट मींस कि ये सही है। तो तीसरा वाला बेटा क्या है, सही है, बाकी ये दोनों को जो मिलान है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शंस ए हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ओनली 1 पेयर एग्जैक्टली सही है। क्लियर है, क्लियर है ये चीजें बिल्कुल। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। ठीक है, 43 पे क्या कहता है, संकलन है, ध्यान रखिएगा, और संबंधित है। सियार उल औलिया तस्कीरा अर्थात सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, क्या है,
सियार उल औलिया बिल्कुल सही है ना। मकतूबात ए इमाम रबाबी, मकतूबात अर्थात लिखे हुए पत्रों का संकलन, ये भी सही है। फवाइद अल फुआद है ना, मुल्फजाद अर्थात सूफी संतों की बातचीत, बिल्कुल सही है। तो तीनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी तीनों युग में क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली सही है। ठीक, तो ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आइएगा 44 नंबर, डुआर्टे बारबोसा, पुर्तगाली नहीं, गलत है। निकोलस द कांति, राइट। आफानासी निकितिन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ओनली वन, केवल एक युग में हमारा सही है ना। ओनली वन पेयर आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, हिरिया नहर संबंध है विजय तथा विजय, अच्छा विजयनगर से देखो क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना। तो सही कौन सा है, हिरिया, हिरिया नहर बिल्कुल सही है। कमलपुरम मंच नहीं, गलत है ये। अमरनायक बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट की ऑप्शंस हमारे केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है सर, ये क्या है, मंच नहीं, मंच नहीं है बेटा, ये टैंक होगा। क्या होगा, टैंक होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस हमारे बी करेक्ट होंगे, ये लगाया ना मैंने पीछे भी। हाँ चलो नेक्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 46 पे क्या कहता है, नल इरा दिव्य प्रबंधम तमिल भाषा के शैव भजनों का संकलन, नहीं गलत है ये। अंडाल विष्णु की प्रेरी, ये भी गलत लग रहा है। तवरम अंपार समंदर और सुंदरार की कविताएं, ये सही लग रहा है ना, ये सही लग रहा है मेरे को, ये तो बिल्कुल सही है ना। अंडाल विष्णु की प्रेरी, हाँ ये भी सही है। ठीक है, नल ईरा दिव्य प्रबंधम तमिल भाषा के सब, नहीं ये गलत है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 2 हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट सही है ना। ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 47 में, ठीक है तो बिल्कुल सही है ये। पेरिस समझौता, ये भी सही है। जैव विविधता के नुकसान नहीं, ये तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल तो उससे जुड़ा हुआ है ना, ओजोन्स वाला, तो ये तो गलत हो गया। तो केवल 2 सही हो जाएगा। ओजोन से जुड़ा हुआ है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, आसान सा है। तो ओनली 2। नेक्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 48 पे आ जाइए। क्वेश्चंस नंबर 48 क्या कहता है कि सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भारत को एशिया प्रशांत समूह के अंतर्गत 26-28 के कार्यकाल के लिए निर्वाचन किया गया, ये भी सही है। इकोस संयुक्त राष्ट्र परिषद नहीं, सहायक अंग नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। 2 स्टेटमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चंस नंबर 49 पे आ जाइएगा। ये क्या है, ओनली 2 लगा लीजिएगा इसमें। 49, भारत, अच्छा आईमैक के बारे में कह रहा है कि भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा का उद्देश्य क्या है, भारत और यूरोप के बीच संपर्क को बढ़ाना, सही है। आईमैक रेल और समुद्री मार्ग दोनों है, बिल्कुल सही है। चीन आईमैक का संस्थापक भागीदार नहीं है, चीन है ही नहीं। उसको काउंटर करने के लिए तो इसको बनाया गया है, क्योंकि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसी को तो काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा इसको चीजों को किया जा रहा है। जो G20 समिट हुआ था 2023 में भारत के अंदर आयोजित, उसी में तो किया गया था इसका। अब इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बट इतना ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बेटा क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट आइएगा, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है 49 का, सही है। नेक्स्ट आइएगा, 2070 तक शुद्ध कार्बन प्राप्त करना है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी पेरिस समझौता के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एनडीसी लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कानूनी रूप से क्या कह रहा है, बाध्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बेटा हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ओनली बी आर करेक्ट। नेक्स्ट आइएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य चीतों को उनके विलुप्त होने के बाद भारत में फिर से क्या करना है, लाना है। बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। इस परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शंस ए एंड ऑप्शंस बी बोथ आर करेक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ए और ऑप्शंस बी दोनों क्या है यहाँ पे बेटा करेक्ट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, पैसिफिक रिंग्स के बारे में कह रहा। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर जो है उच्च भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भारत के हिंद महासागर तट से नहीं है भाई, के साथ साथ नहीं, ये तो पैसिफिक में है ना, पैसिफिक ओशन है, तो ये तो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। एक सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शंस नंबर सी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ये सब तो देखो इजी प्रश्न था, इसको आप डिफिकल्ट या मॉडरेट नहीं कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे यूएनएफसीसी के बारे में कह रहा है जलवायु वार्ता के लिए ढांचा है। सही है। क्योटो प्रोटोकॉल सभी देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता, नहीं, ये भी गलत है। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, 1 हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, तो केवल और केवल ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत नेट परियोजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करना। ठीक है। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता जो मिशन है ईवी अपनाने और बुनियादी ढांचों का समर्थन करता है। सही है। प्रधानमंत्री जो सहज बिजली घर है वो खानों के लिए नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर केवल 2 ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस ओनली 2। ठीक है, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यूएनटीओसी है ना, पार्लियामेंट कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यूएनसीएस एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार रोधी क्या है, शासन है। ये भी बिल्कुल सही, साधन है, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र जो आपका स्पॉटलाइट पहल है वो आईएमएफ के द्वारा नहीं है, ये संयुक्त रूप से 2 हैं, ध्यान रखिएगा। आईएमएफ तो नहीं है, ये तो मैं श्योर हूं। इस पे आपको यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, और आपका यूनाइटेड नेशन है, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये आईएमएफ नहीं है इसमें, तो इसलिए ये वाला कट जाएगा। तो केवल 2 यहाँ पे सही होंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये वाला गलत है, तीसरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइएगा। आईपीसीसी द्वारा वैश्विक कार्बन बजट 2024 जारी किया गया है, तो नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और सिंक खोज निकालता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 1 हमारा सही है बेटा, इसमें भी लगा लीजिए। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, केवल 2 सही है। ओके, गॉट इट। यहाँ पे केवल 2 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना स्टेटमेंट वाला 2 सही है ना, तो केवल 2 हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट आ जाएगा 57 पे, क्या कह रहा है भारत ने लाइबेरिया में पहली समस्त महिला गठित पुलिस इकाई तैनात की है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिदेशाधीन है, नहीं, गलत है। तो केवल 1 है ना, केवल 1, ओनली 1। नेक्स्ट आइएगा, लैपीज गलत है यार, तो वहां पे लैपीज क्या होगा, निक्षेपण नहीं होगा, ये अपर्दन होगा, है ना, इरोजनल भूमिगत। ठीक है। सीफ निरपेक्ष, ठीक है। हॉर्न, ये भी सही है। तो केवल 2 यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है 59 ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित, अच्छा, जब नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, मतलब मान लो एक पहाड़ी से निकला और सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या करती है, बहती है। ठीक है, तो
जल निकासी पैटर्न को ट्रेलिस पैटर्न के रूप में जाना जाता है। नहीं, ट्रेलिस में ही जानता है, रेडिकल में जाना जाता है ना, रेडिकल पैटर्न के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक, एक पेड़ की शाखाओं से मिलता जुलता जल निकासी पैटर्न को अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल जल निकासी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। नहीं, अभिकेंद्रीय नहीं, यह है डेंड्राटिक, ध्यान रखिएगा, डेंड्राटिक होगा, है ना। तो ये भी गलत हो गया। जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं में अपना पानी छोड़ती हैं तो पैटर्न को डेंड्राटिक पैटर्न नहीं कहते, गलत है ये। इससे हम कहते हैं आपका सेंट्रीपिटल, है ना, सेंट्रीपिटल। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट यहां पे क्या है, गलत है। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शंस डी देखा क्या हो जाएगा, ऑप्शंस डी, ऑप्शंस डी, नन। ठीक है, चलिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 लुप्त प्राय पशु जो आपके प्रजातियां हैं उसमें बोल रहा है कि नीलगिरी तहर और शेर पूंछ वाले मकाक की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी कह रहा है कि है, तो बिल्कुल सही बात है ये। समुद्री गाय समुद्री जानवरों की एक लुप्त प्राय प्रजाति गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, ये भी ठीक है। पश्चिमी घाट से प्राप्त फूलों के पौधों में से लगभग 80% नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। मतलब तीनों स्टेटमेंट यहां पे बेटा क्या है, एग्जैक्टली सही है, तीनों सही है ना, ऑप्शंस नंबर ऑल ऑफ 3। नेक्स्ट आइएगा, मिजोरम जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, नरम असंपीड़ित निक्षेप से क्या है, बना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बुग्याल महान हिमालय श्रृंखलाओं के ऊंचे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के क्या है, मैदान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लोकटक झील मिजोरम में स्थित है, नहीं, गलत है। तो 2 यहां पे क्या है, बिल्कुल सही है। लोकटक झील कहां पे है, कमेंट्स में बताइएगा, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 62। महासागरीय सतह पर उच्चतम तापमान भूमध्य रेखा पे नहीं, गलत है। महासागरों का अधिकतम तापमान उनकी सतह पर दर्ज किया जाता है। इट मींस कि हमारा कथन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रॉपिकल वाला जो जोन होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है हाई, ध्यान रखिएगा, हाई कहां पे देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, 1 गलत है और 2 सही है, तो ऑप्शंस नंबर डी। ठीक है, ऑप्शंस नंबर डी क्या है यहाँ पे, सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे आ चुके हैं। कहता है केंद्रमुख लौह अयस्क कर्नाटका, सही है। बालाघाट मैगजीन मध्य प्रदेश, है ना, मैग्नीज, ठीक है, ये भी सही है। कटनी बॉक्साइट, कटनी तो मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, बॉक्साइट ठीक है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ये एमपी हो जाएगा। ठीक है, तो केवल क्या है, 2 सही है, केवल क्या हो जाएंगे, ओनली 2। ठीक है ना, नेक्स्ट आइएगा, 64 क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि चलवासी पशुचारण, ये एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ है। आदिकालीन निर्वाह गतिविधि सहारा और एशियाटिक रेगिस्तान, ये बिल्कुल सही है। विस्तृत वाणिज्य अनाज की खेती, गेहूं मुख्य फसल होता है और मध्य अक्षांशीय, हाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब मेडिटेरियन के बारे में कह रहा है, एग्रीकल्चर के बारे में, कि दक्षता कृषि विटिकल्चर के लिए जाना जाता है, ये भी ठीक है। यूरोप, ओहो, ईरान नहीं आएगा, नहीं, गलत है ये गलत है ना। तो ये वाला क्या है आपका, तीसरा क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। कैलिफोर्निया हो गया, ये बेसिकली आपको कहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हमने कह दिया कैलिफोर्निया हो गया, है ना, और सेंट्रल चिली हो गया, साउथ ईस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट अफ्रीका क्षेत्र में देखने को मिलता है ना, और आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट, ये इसको सही कर लीजिएगा, ये है आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका,
और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, है ना, और सेंट्रल चिली और कैलिफोर्निया, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है, इसलिए ये वाला जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 सही है, ठीक है, ओनली 2। नेक्स्ट आइएगा, उड़ीसा में उच्च श्रेणी, है ना, हेमेटाइट अयस्क बादाम पहाड़ खदानों में पाया जाता है। हाँ ठीक है, पाया जाता है। झारखंड में प्रसिद्ध बेलाडीला श्रृंखला की पहाड़ियों में बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं, गलत है। कर्नाटका के बेलारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु पट्टी में लौह अयस्क, हाँ ठीक है, ये सही है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ओनली 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 66 पे, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम जिलों में उत्तर पूर्वी जिलों की तुलना में काफी कम मानसून वर्षा है, सही बात है। दक्षिण पश्चिम अरावली श्रृंखला एक विशाल पर्वतीय अवरोध के रूप में कार्य करती है जो बंगाल की खाड़ी शाखा की नमी से, नहीं गलत है, ये है ना, क्या है, गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है। तो हमारा ए सही है, आर गलत है, तो ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत बोले तो ऑप्शन सी, आर गलत बोले तो ऑप्शन सी, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, है ना, ध्यान रखिए क्या है, 1994, और उसके बाद संशोधन के संदर्भ में, ठीक है, संशोधन के संदर्भ में सरपंच के पद के लिए चुनाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार है निम्नलिखित में से कह रहा है, बताइए कौन कितने मापदंड जो है ना इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो अनिवार्य है। कहता है कि उम्मीदवार के पास आवासीय परिसर में एक कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार को मैट्रिक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यह भी सही है। उम्मीदवार पर किसी भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का कोई बकाया नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। उम्मीदवार की जो न्यूनतम मिनिमम एज है वो 25 वर्ष है, यही गलत लिखा हुआ है, ये 25 नहीं होगा बेटा, ये 21 वर्ष होगा। क्या होगा, 21 वर्ष होगा। तो इसलिए क्या होगा इसमें आंसर कि केवल 3 सही हैं। कितने, केवल और केवल कितने आंसर सही हैं इसमें, 3 आपको सही दिख रहे हैं, है ना। तो ओनली 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइएगा, हरियाणा में इसके गठन के बाद 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कब कब किया गया, बस लगाया गया है, तो इट मींस ये सही है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की पहली घटना 1967 में राव बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त विधायक दल सरकार के पतन के बाद हुई थी, सही है ना। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, कथन 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अब यहां पे भी 2 स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कहता क्या है कि 1966 में स्थापित जेसी शाह आयोग ने सर्वसम्मति से चंडीगढ़ और खरक तहसील को नवगठित राज्य हरियाणा में शामिल करने, गलत है ये। 1961 की भाषाई जनगणना ने चंडीगढ़ और खड़क तहसील दोनों में निर्णायक हिंदी भाषी बहुमत, हाँ ये सही है। तो ए क्या है, गलत है यहाँ पे, और आर सही है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कृषि, पशुधन, पशुपालन, अच्छा ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि कृषि जो है वो संघ सूची में तो पहली बात नहीं आता है, ये राज्य है ना, तो ये ऐसे ही कट कर दीजिए। पशुधन और पशुपालन राज्य सूची, शिक्षा समवर्ती सूची दोनों में आता है, तो इसलिए केवल 2 हमारे क्या हैं, सही हो जाएंगे। ऑप्शंस बी करेक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे क्या है, 4 स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। 71 में कहता क्या है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, ठीक है, यदि राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित करती है, नहीं गलत है ये।
है ना, गलत है मेरे। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने में उस राज्य की विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। होती है भाई, ये गलत है। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, सही बात है। विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य में रहने वाले उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो कम से कम 3 वर्षों का स्नातक है। बिल्कुल सही है ना। तो इसका मतलब केवल और केवल 2 कथन क्या है यहाँ पे सही है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आइएगा। ग्राम सभा में गांव के भीतर रहने वाली पूरी आबादी शामिल होती है। ठीक है, पूरी आबादी शामिल होती है, पूरी आबादी शामिल होती है। किसमें बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखिए ग्राम सभा में कह रहा है कि गांव के भीतर रहने वाली पूरी आबादी शामिल होती है। नहीं, गलत है ये। पंचायतों के निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ये भी गलत है। 5 वर्ष के पूर्ण समय से पहले विघटित पंचायत, है ना, भारत में पूर्ण गठन होता है, केवल शेष बची हुई अवधि के लिए कार्य करती है। जो बचा हुआ अवधि होता है, टाइम पीरियड, उसके लिए कार्य करती है। इसका मतलब ये सही है। पंचायतों को राज्य द्वारा कर लगाने की शक्ति दी जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन बी हमारे यहां पे करेक्ट है। ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। जनजाति सलाहकार परिषद 4थी अनुसूची में है। नहीं भाई, ये तो गलत है, साफ साफ गलत है। ये 4थी नहीं है, ये 5वीं है, 5th होगा। ठीक है, स्वतः जो आपके जिले हैं वो 6ठी है, ये तो सही है। प्रादेशिक परिषद नहीं, 5वीं नहीं है, ये 6ठी है ना। ये क्या हो जाएगा, आपकी 6ठी हो जाएगी। तो ये गलत है, आपका ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कि ये भी गलत होगा। तो केवल और केवल एक युग्म आपका सही है ना, केवल और केवल एक युग्म आपके सही है। नेक्स्ट आइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान क्षेत्रीय संरचना के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26 की बात कर रहा है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने पढ़ाया है इसको क्लास में आपके इकोनॉमी सर्वे के अंतर्गत। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम हिस्सेदारी के साथ रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये वाला। सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे सबसे बड़े योगदान के साथ रोजगार में सबसे कम हिस्सेदारी है, ये भी सही है आपका। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किसका है, सर्विस सेक्टर वाला, याद करिए हमने पढ़ाया था आपको, ये भी सही है। तो तीनों हैं, सभी युग्म यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 75 पे। ठीक है, 75 क्या कह रहा है कि ओके, अच्छा हॉलमार्क के बारे में कह रहा है यहाँ पे कि सही बताइए कौन सा है हॉलमार्क। क्या कह रहा है, एलपीजी सिलेंडर और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए नहीं होता भाई, गोल्ड के लिए होता है हॉलमार्क। सुना भी होगा आप लोग, किसके लिए, गोल्ड या फिर हाउस पे हो जाएगा, तो ये गोल्ड के लिए ये जाएगा, गलत है। आईएसआई मार्क ये आ जाएगा इस पे, ये गहने के लिए नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इंडस्ट्रियल चीजें पे हो जाएगा, लाइक एलपीजी सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे हो जाएगा, तो ये भी गलत है। एग मार्क खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य तेल और शहद पे है, तो ये तो सही है ना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब केवल और केवल एक हमारा सही है, ओनली 1। ठीक, यहां तक समझ में आई चीजें कि हाँ सर क्लियर है, हमें लगता है। कमेंट जरूर से करिएगा अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं। तो 75 में से आपने कितना सही किया है ये जरूर से बताइए कि हाँ सर हमारे 75 में से इतने प्रश्न सही हैं, इतने गलत हैं। लास्ट में 100 में भी देखेंगे कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, जिला है, आर्थिक विशेषता है और आर्थिक विशेषता दो चीजें बताई गई है। ठीक है ना, तो कहता है पानीपत, गुरुग्राम और भिवानी। ठीक है, कपड़ा उद्योग केंद्र, हथकरघा उद्योग, सही है ये। गुरुग्राम सूचना प्रौद्योगिकी और निगमित सेवाएं, ठीक है, ये भी सही है। भिवानी कृषि मशीनरी विनिर्माण, ये भी सही है। तीनों सही है बेटा। ठीक है, ऑल ऑफ 3। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए।
हरियाणा के औद्योगिक आधार में मुख्य रूप से सूती कपड़ा, चीनी प्रसंस्करण और कृषि यंत्रों का उत्पादन शामिल है। सही है। राज्य विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में रसायनों का भी निर्माण करता है। हाँ सही है ना। 77 भी क्या है आपके, दोनों सही है स्टेटमेंट यहाँ पे। तो आप कह सकते हो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 78 पे आइए। 2026-27 के अनुसार हरियाणा के लिए अनुमानित राजकोषीय जो घाटा है, ठीक है, वो 2.65 मतलब सही है, प्रतिशत बिल्कुल सही है। हरियाणा में पिछले 3 वर्षों में प्रभावी राजस्व घाटा बढ़ा है, नहीं, गलत है। तो केवल एक यहां पे क्या है, सही है, ऑप्शन ए। ठीक है। हरियाणा के लिए बजट 26-27 के अनुसार अधिकतम, देखो यहां बजट से भी क्वेश्चन पूछे गए करंट वाले से, तो आसान प्रश्न है ये। कर राजस्व राज्य वस्तु एवं सेवा, सेवा हमने पढ़ाया है क्लास में, बढ़िया से पढ़ाया था, ये बिल्कुल सही है मैराथन वाले में। हरियाणा सरकार स्वयं कर राजस्व में बजट 26-27 में संशोधित बजट 25-26 की तुलना में 11% की वृद्धि होने का अनुमान है, ये भी सही है ना। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इसरो ने ब्रह्मांडी एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2025 में ध्यान रखिए एक्सपोसेट, नहीं 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 नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट, इसरो नहीं है। ठीक है, एक्सपोसेट एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन है, ये सही है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 गलत है और ये सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी यहां पे बेटा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश में एक बौद्ध त्योहार है, ठीक है, जो समुदाय के नए साल का क्या है, एक सिंबल है, मतलब कि प्रतीक है। तो ये बिल्कुल सही है। मोपिन गारो जनजाति से जुड़ा एक कृषि उत्सव है और इसका उद्देश्य बुरी आत्माओं को, नहीं 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 नहीं, गलत है ये 81 का, ये गलत है। तो केवल और केवल क्या है, एक सही है और 2 गलत है, बोले तो ऑप्शन सी। ऑप्शन यहां पे क्या सही है बेटा, सी क्या है, सही होगा। ठीक है। नाउ 82 पे आइएगा। आदर्शवादी सिद्धांत का मानना है कि सांस्कृतिक ईश्वरीय प्रेरणा अंतःजात या व्यक्तियों या समूहों द्वारा समझे जाने वाले उच्च विचारों से उत्पन्न होती है। ठीक है। भौतिक, ध्यान रखिएगा, वादी सिद्धांत में कहा गया है कि भौतिक वातावरण, जलवायु और उत्पादन के साधन पहले संस्कृति को आकार देती है, यह भी सही है। वैदिक संस्कृति का विकास केवल धार्मिक मान्यताओं से हुआ है, ऐसा नहीं है, गलत है ये। ठीक है, ये गलत है तीसरा वाला। तो केवल 2 यहां पे क्या है हमारे सही होंगे, है ना, ओनली 2। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा। दक्षिण भारत में अस्थि कलश, मिट्टी के बर्तन जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हिंदू घाटी सभ्यता और प्रारंभिक तमिल संस्कृति के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक संकेत देता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। बलूचिस्तान की ब्राहुई, ध्यान रखिएगा, ब्राहुई भाषा में बड़ी संख्या में द्रविड़ शब्दों की उपस्थिति उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के बीच प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक संपर्क को कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट भी है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अब ये सब क्वेश्चंस आप देख रहे हो कैसा है, ये सब मॉडरेट लेवल के हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न हैं। ये बच्चे वही कर पाएंगे जिन्होंने सच में अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है हिस्ट्री वगैरह को, और अच्छे खासे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडरेट है, बच्चे कर लिए हैं, लेकिन हिस्ट्री में और हरियाणा हिस्ट्री से जो कनेक्ट करके पूछा गया है, रियल में डिफिकल्टीज लेवल है क्वेश्चंस के, अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब डिफिकल्टीज का मतलब अच्छे क्वेश्चंस कहा जा सकता है। लगभग 1000 ईसा वर्ष पूर्व में लिखा गया ग्रंथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोल्कापियम विशेष रूप से तमिल व्याकरण से संबंधित नहीं, गलत है ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, केवल 2,
है ना, केवल 2 करेक्ट सही हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन होगा ए एंड बी, तो ओनली 2 करिएगा। ठीक है, ये ए एंड बी में कंफ्यूजन था बट ओनली 2 हो जाएगा, 2 सही है, ध्यान रखिएगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दोनों सही है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी था, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए। संसद के दोनों सदन, ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। भारत के राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहा है कि संयुक्त बैठक बुला सकते हैं कब, यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन में प्रेषित किए जाने के बाद विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है? तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है। यदि किसी विधेयक में किए जाने वाले ध्यान रखिएगा संशोधनों के संबंध में सदनों के बीच असहमति हो तब बुला सकता है, यह भी सही है। यदि दूसरे सदन द्वारा किसी विधेयक को प्राप्त किए जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक को पारित किए बिना 3 महीने, नहीं गलत है, ये 3 महीने नहीं, गलत है, अधिक का समय बीत गया, गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट यहां पे हमारे सही होंगे, केवल 2, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ओनली 2। गॉट इट, क्लियर है यहां तक में। क्वेश्चंस नंबर हम लोगों ने कितना कर लिया, 84। नाउ आगे बढ़ते हैं 85, 15 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेंगे 10 मिनट में। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में कह रहा है कि विचाराधीन कैदी मामला था, यह बिल्कुल सही है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में कैदियों को यातना देने संबंधित मामला, यह भी सही है। MC मेहता बनाम भारत संघ 1991 में पर्यावरण संरक्षण, यह भी सही है। तो तीनों सही है इसमें, सभी तीनों युग में क्या है यहाँ पे सही है। देखो यहाँ पे भी सही है, ऑल ऑफ द 3, है ना। तो 85 का बिल्कुल सही है। आइए इसमें देखते हैं 86 में, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया, नहीं, गलत है। उच्चतम न्यायालय इस आधार पर कानूनों की समीक्षा कर सकता है कि वे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संघीय वितरण का उल्लंघन करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी, सॉरी गलत कर दिया क्या मैंने, फर्स्ट रॉन्ग है ना। हाँ ये देखिए मैंने गलत किया, देखा, ऐसे ही कल हो गया था जल्दीबाजी में। ऑप्शन डी होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऐसे ही कल हुआ था, थोड़ा सा मैं कर रहा था जल्दी जल्दी, उसी में ऊपर नीचे हुआ था, बट अभी हम लोग सही करेंगे, एक भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ 87 कितने सदन सही है यहाँ पूछ रहा है। केशवानंद भारती मामले के बारे में कह रहा है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, यह भी सही है। केवल उच्चतम, ध्यान रखिएगा, न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह तय करने का अधिकार है कि क्या कोई मामला संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, तो यह भी सही है। भारत की संसद को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4 हमारे सही हो जाएंगे, मतलब हमारे क्या हो जाएंगे, सभी चारों कथन सही हैं, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी। अच्छा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित पारंपरिक हरियाणवी आभूषण, जो ज्वेलरी है, आभूषण है, उसमें बोल रहा है कि वे शरीर के जिस हिस्से में पहने जाते हैं उस युग्मों पर विचार करिए। सही ढंग से मेल खाते हैं। मुरली नाक ठीक है, हसला गर्दन ये भी सही है, ठीक है, साइना मिला हुआ है। कड़ी जो होता है वो टखने, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। छाछ माथा पे ये भी सही है, चारों सही है। तो इसका मतलब डी हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित कौन सा कथन हरियाणा के लूर नृत्य की विशिष्ट पहचान करता है।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विशिष्ट पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है ना, लूर नृत्य के बारे में कह रहा है ना। यह दशहरा के त्यौहार के दौरान तलवार और ढाल, नहीं गलत है ये। यह होली त्यौहार के बाद, होली के त्यौहार के दौरान किए जाने वाला एक महिला विशिष्ट नृत्य है जिसकी विशेषता गायन प्रारूप में प्रश्नों और उत्तर। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, ठीक है ध्यान रखिएगा। नाउ 19 पे आते हैं, 90 क्वेश्चंस, इसका बी सही है, हमने लगा दिया है ना, हाँ बी लगा लीजिएगा सभी लोग, इसका बी एग्जैक्टली सही है ना, ये बी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली सही है, ठीक है। 90 पे आइएगा क्या है यहाँ पे, कवि लिखा हुआ है और उसके साहित्यकार लिखे हुए हैं, ठीक है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली सही है। आपके सदस्य मुस्तस ए हाली ये बिल्कुल करेक्ट है, सीधा सीधा है। सूरदास सुरसागर ये भी सही है। उदय भानुहंस स्टेशन में देश हरियाणा। राजा राम शास्त्री झाड़ू फ्री ये बिल्कुल सही है ना, तो फ्री मतलब बोले तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए बी सी डी एकदम एग्जैक्टली सीधा सीधा है ना, क्या है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नाउ 91, विजयनगर साम्राज्य की देवी पंपा देवी ने विष्णु से विवाह के लिए तपस्या की थी क्या, नहीं गलत है, ध्यान रखिएगा। पंपा देवी की इस विवाह समारोह को विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट 1 जो है 1 गलत है और 2 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। 91, 92, अब यहाँ पे कह रहा है 36 वेग समय ग्राफ के बारे में कह रहा है, 36 वेग समय ग्राफ सही है। शून्य त्वरण, शून्यतर डाल के साथ एक समान नहीं होता है, ये स्ट्रेट होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चक्रित दूरी समय ग्राफ असमान गति ये सही है, तो 2 स्टेटमेंट केवल यहाँ पे सही है, केवल 2 युग्म बेटा क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यहाँ पे 92 का बिल्कुल सही है, ठीक है ध्यान रखिए यहाँ बी है भी 92 का बी हमारा सही है। 93 पे आ जाइए, यदि कमरे के साधारण तापमान पर समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल वाले एक तांबा एक नाइक्रोम के तार से समान समय के लिए एक समान विद्युत धारा बहे तो दोनों समान ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों समान ऊष्मा क्या है उत्पन्न नहीं करेंगे। यदि किसी सुचालक में धारा को दोगुना और समय को आधा कर दिया जाए तो उससे उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर अगेन हमारा डी सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है एकदम सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 94, 94 का क्या कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और जल को मिलाने के लिए सांद्र अम्ल में जल को हमेशा धीरे धीरे मिलाना चाहिए, नहीं गलत है। तनुकरण के लिए सांद्र विलयन में विलायक मिलाना आवश्यक है, हाँ बिल्कुल सही है। इट मीन्स कि 1 फिर से अगेन गलत है और आपके 2 सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपको सही दिख रहा है, इंग्लिश वाले ध्यान रखिएगा। नाउ 95 पे आइएगा, ब्लीचिंग पाउडर CaCO2Cl2 ब्लीचिंग पाउडर पीने के पानी को रोगाणु मुक्त बनाता है, ठीक है ये बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा NaHCO3 हाँ ठीक है ये भी सही है, एसिड अग्निशामक है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 पानी की स्थायी कठोरता को क्या करता है दूर करने का कार्य करता है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है सभी तीनों सही हैं, ऑल 3 ऑप्शन सी, ठीक। 96 पे आ जाइए सही बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। भामरमदा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, ठीक है ये स्वामी मंदिर है।
कामाक्षी देवी मंदिर गोवा बिल्कुल ठीक है, सूर्य मंदिर उड़ीसा ये भी सही है, तीनों सही है यहाँ पे, तो तीनों युग में यहाँ भी सही है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी ऑल ऑफ 3 पेयर्स। नेक्स्ट आइएगा, मोहिनी अट्टम चेर संचना 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी में विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित एक ललितपूर्ण तरीके से झूमते हुए गति करना है, ठीक है बिल्कुल सही है। थुल्लम कुंचन है ना, नाम्बियार द्वारा प्रस्तुत है, मंदिर उत्सव के दौरान एकल व्यंग नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। कुटियाटम चकियार समुदाय 6 से 20 दिनों तक चलने वाला एक नाटकीय प्रदर्शन है, तीनों सही हैं। इसमें ऑप्शन है क्या, तीनों के सभी तीनों सही हैं, इसमें ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन के संग हम जाएंगे, इंग्लिश भी ऑप्शन सी ऑल 3, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 98 मदई छत्तीसगढ़ दिसंबर माह में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। डुंगरी हिमाचल प्रदेश का है, मई महीने में, ठीक है। गुग्गा नौमी ये तो हमने पढ़ाया है ना, गुग्गा नौमी, ठीक है, हरियाणा का है अगस्त सितंबर में, तो इसका मतलब ये भी क्या है, तीनों सही हैं, तीनों सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 98 99 पे आइए, विस्तारित निधि सुविधा संरचनात्मक भुगतान संतुलन, नहीं गलत है, नहीं नहीं सही है, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। त्वरण ऋण सुविधा उच्च आय वाले देशों के लिए त्वरित और रियायती ऋण, नहीं गलत है ये, ठीक है ध्यान रखिएगा। लचीलापन और टिकाऊपन सुविधा अल्पकालिक तरलता रेखा, गलत है ये, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली केवल एक है ना, ओनली 1। नेक्स्ट आइएगा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इजी है, महमूद उल हक के बारे में बोल रहा है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दिया था, क्या ये पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे, ऐसा था, हाँ तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये बिल्कुल सही है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस डेविस मॉरिस, बिल्कुल सही है। बहुआयामी मल्टीपल निर्धरता सूचकांक सुरेश तेंदुलकर, ये गलत है, तो केवल क्या हो जाएगा, ऑप्शंस 2 करेक्ट है, ठीक है, ओनली 2। ये रहे कंप्लीट बेटा, हमने आपके 100 प्रश्न क्या है करा दिए। अब इन 100 प्रश्नों को अगर आप देखो, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, इन 100 प्रश्नों को अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं 60% क्वेश्चन जो है ना वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, 60% प्रश्न इसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है, 60%, मतलब 60 के ऊपर नीचे हल्का कर लेना, लेकिन 60% है, ठीक है। कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि क्या आप 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के संग क्या आप 45 प्लस सही कर पा रहे हैं, 100 में से क्या आपने 45 सही किया है। एक्यूरेसी ध्यान रखिएगा आपका 100% होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 45 क्वेश्चन किया है, 42 क्वेश्चन किया है, तो केवल उतना ही किया है, कोई भी हमने तुक्का टिक नहीं किया है, तुक्का नहीं मारा है, जो किया है सर 100% सही करके आए हैं, उसको 100% एक्यूरेसी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है 0.25 माइनस मार्किंग भी है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक्यूरेसी के संग आपने 45 किया है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस मेंस के लिए बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। और संभवतः है ना, अगर हम आपसे कट ऑफ की बातें करें, है ना, ध्यान रखिएगा, अगर हम कट ऑफ की बातें करें, जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि 45 से लेके 50 आप मान के चलना क्वेश्चंस, जिसका भी सही है, मतलब हमने 45 to 50 लिखा है, लेकिन जो पेपर की अगर रूपरेखा अगर आप देखिए तो अभी आपने देखा भी है कि सर हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे हैं, आर्ट एंड कल्चर्स के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे दिए हैं, ज्योग्राफी आप कह सकते हो कि ठीक था, बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते। हाँ, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हुए हैं, थोड़ी सी मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजें रही हैं, बजट मतलब इकोनॉमी और करंट अफेयर को जोड़ दिया था, बजट वगैरह जोड़ के दिया था आपको, और पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल थे, पढ़े होने चाहिए, आपका स्टैटिक्स से काम नहीं चलेगा, है ना। और साइंस के भी क्वेश्चन देखो अच्छे दिए थे थोड़े से, ठीक है।
और अगर आप देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, इकोनॉमिक्स करंट से जुड़ा हुआ था, साइंस से भी क्वेश्चन हो गए और इन्वायरमेंट से भी इस बार प्रश्न आए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर समराइज्ड किया जाए तो पेपर आपका इजी नहीं है। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं इजी, तो हो सकता है क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या किसकी है पता है आपको? जो अब तक में हमें पता चला है वो है मॉडरेट लेवल वाले बच्चे। ज़्यादा हैं कि सर मॉडरेट है, मॉडरेट है। और उनकी संख्या बहुत कम है जो डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सर यूपीएससी लेवल का पेपर है, ये है वो नहीं है। यूपीएससी के पैटर्न को कहीं ना कहीं, ट्रेंड को ये फॉलो कर रहे हैं, आपका आयोग फॉलो कर रहा है। और आप इस चीज़ को लेकर इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते कि सर 27 का जो पेपर होगा वो इससे भी टफ होगा, नहीं। क्योंकि यूपीएससी 2023 का पेपर अगर आप देखिए 24 का, तो उसमें दिखेगा कि सर अचानक से बदलाव किया गया बट नेक्स्ट ईयर को फिर से लेवल किया गया। तो ये एक ना मतलब डायरेक्शंस है, आयोग आपको ये बताना चाहता है कि हम भविष्य में ना इस लेवल की चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे, तो अब तैयार हो जाइए। मैसेज है ये आप सभी के लिए। कहने का सेंस ये है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, अब कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। स्टैटिक्स वाला जो पैटर्न था वो पूरी तरह से हटा दीजिए, स्टैटिक्स से काम नहीं चलेगा। सीधा सा मैसेज है कि हम हो सकता है 27 में आपसे थोड़ा आसान पूछ देंगे, लेकिन 28 में हो सकता है कि हम और फिर से वही पैटर्न लेके आएंगे, 29 में फिर हल्का इजी पढ़ेंगे, तो करते करते पैटर्न को ये हल्का सा यूपीएससी लेवल पर लेके आएंगे, लेकिन एक साथ नहीं लाएंगे। ये एक मैसेज था आप सभी के लिए। ठीक। और उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट्स में ज़रूर से बताएंगे कि आपके अटेम्प्ट कितने हैं, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ये ज़रूर से आप कमेंट्स में क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर हमारे 100 में से इतने सही हैं, इतने सही है, इतने सही है। मैं मैसेज ज़रूर से देखूंगा और उसको आपके हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मुख्य परीक्षा के लिए इसी चैनल पर बहुत जल्दी आपके फ्री इनिशिएटिव, फ्री क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं हम सभी। पूरी टीम होगी आपकी, और कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहेंगे आप सभी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखते हैं आगे कुछ और वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए। और एक फ्री इनिशिएटिव और है आप सभी बच्चों के लिए इसी चैनल पर, जो बच्चा 2027 को अब फोकस्ड कर रहा है उनके लिए बहुत जल्दी फ्री में एक फाउंडेशन कोर्स की भी शुरुआत इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थियों का। टेक केयर। जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।